राजस्थान के मंदिरों में दलित पुजारियों की नियुक्ति पर बवाल। ब्राह्मण समाज ने दर्ज करवाई आपत्ति। कहा, परंपराओं से खिलवाड़ कर रही गहलोत सरकार। 10 सूत्र की पड़ताल। चुनावी साल में यह फैसला लेकर गहलोत सरकार ने कौन से सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कोयला घोटाले के आरोपियों को दिया झटका। भोपाल कोर्ट में दर्ज परिवाद की रिपोर्ट को किया शामिल। सूर्यकांत तिवारी के राजदार निखिल चंद्राकर को भी पकड़ा। 10 सूत्र ने सबसे पहले बताया था कि आरोपियों को इतनी जल्दी नहीं मिलेगी राहत। और रामायण में बजरंगबली का किरदार निभा चुके विक्रम मस्ताल ने 10 सूत्र से बातचीत में कहा, आदि पुरुष को सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया। बोले, भारत की संस्कृति के साथ फिल्म मेकर्स ने किया मजाक। धार्मिक फिल्मों के लिए बनना चाहिए सख्त गाइडलाइन। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरों का बेहद पावरफुल बुलेटिन सूत्रधार। सबसे पहले कुछ जरूरी अपडेट्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म आदि पुरुष को बैन करने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर जल्द सुनवाई से साफ इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि फिल्म रिलीज हो चुकी है और ऐसे में इस मामले पर जल्द सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। इधर फिल्म का मध्य प्रदेश में भी खूब विरोध हो रहा है। कांग्रेस और करणी सेना समेत कई संगठनों ने विरोध जताया है और भारी विरोध के बीच फिल्म के मेकर्स ने आदि पुरुष के डायलॉग बदल दिए हैं। अब दर्शकों को हनुमान जी के मुंह से जलेगी भी तेरे बाप की ऐसे डायलॉग सुनने को नहीं मिलेंगे। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने यह फैसला बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लिया। उधर केरल में अब मैरिज रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई भी रजिस्ट्रार धर्म के बारे में नहीं पूछ सकेगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें रजिस्ट्रेशन के वक्त सिर्फ उम्र और शादी के प्रूफ ही मांगे जाएंगे। और आइए इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि देश और प्रदेश में क्या कुछ खास रहा। भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 26/11 हमले में वांटेड लश्कर के आतंकी साजिद मीर का ऑडियो जारी किया। इसमें वो मुंबई में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को निर्देश दे रहा है। ये वही आतंकी है जिसे अमेरिका ने 20 जून को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव रखा और चीन इसका बचाव कर रहा था। सुनिए आतंकी का ऑडियो। तो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी रविवार दोपहर से लापता है। बीबीसी के मुताबिक पनडुब्बी में अब 30 घंटे से भी कम समय के लिए ऑक्सीजन बची। यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि गुरुवार सुबह तक सबमरीन में ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। कनाडा की तरफ से सर्च ऑपरेशन में शामिल एक एयरक्राफ्ट को सोनार बाय की मदद से कुछ आवाजें सुनाई दी हैं। सीएनएन के मुताबिक ये उसी जगह के पास से रिकॉर्ड की गई जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल की मरचुरी में रखे एक शव को चूहे कुतर गए। मामला सामने आने के बाद बुधवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले में कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शव भी असुरक्षित हैं। दरअसल मामले की जानकारी मंगलवार दोपहर को लगी जब परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव लेने पहुंचे। परिजन ने स्टाफ से पूछताछ की तो स्टाफ ने कहा कि यहाँ ऐसा तो होता ही रहता है। गुस्साए परिजनों ने आपत्ति जताई और मरचुरी में ही हंगामा मचा दिया। मुंबई के बीएमसी कोविड सेंटर स्कैम मामले में बुधवार को ईडी ने 15 ठिकानों पर छापेमारी की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के सचिव सूरज चव्हाण, आईएएस संजीव जायसवाल, संजय राउत के बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर के ठिकानों पर ईडी ने तलाशी की। मामला 12,500 करोड़ रुपए के बीएमसी कोविड सेंटर स्कैम से जुड़ा हुआ है। ईडी ने कोविड सेंटर बनाने में मदद करने वाले बीएमसी अफसरों और सप्लायर समेत बाकी लोगों के घरों पर भी रेड की है। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी शर्त रखी है। केजरीवाल ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर कहा कि मीटिंग में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल ने चिट्ठी में गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को भी डराया है। दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, ये सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकारों का अधिकार छीन लेगी। क्या मंदिरों में पूजा करवाने का अधिकार केवल और केवल किसी ब्राह्मण को ही है? क्या मंदिरों में गैर ब्राह्मण जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी
पिछड़ा वर्ग के लोग कर्मकांड, पूजा पाठ नहीं करवा सकते हैं? जाति समुदाय में बटे भारत जैसे देश में जातिवाद के इस दंश की जड़ें बेहद गहरी हैं। जब भी इससे मुद्दे से जुड़ा कोई फैसला होता है तो ये बहस का मुद्दा बन जाता है और इस समय राजस्थान में यही बहस चल रही है। ये मुद्दा बहस का गर्मा गर्म मुद्दा बना हुआ है। दरअसल हुआ यह है कि गहलोत सरकार के देव स्थान विभाग ने फैसला लिया है कि उसके अधीन आने वाले मंदिरों में अब SC, ST और OBC वर्ग के लोग पुजारी का काम संभालेंगे। लेकिन इनकी नियुक्ति के आदेश जारी होने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। ब्राह्मण संगठनों ने इसे परंपरा का साफ साफ उल्लंघन बताते हुए आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया तो गैर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत कर दिया। देखिए जयपुर से 10 सूत्र के संवाददाता मनीष गोधा की यह खास रिपोर्ट। जयपुर के प्रमुख मंदिरों में जब भक्त पूजा करने जाएंगे तो जो पंडित जी पूजा अर्चना कराएंगे जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण हो। दरअसल राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग ने हाल ही में विभाग के तहत आने वाले मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। ये वो आदेश है। सरकार ने जो आदेश जारी किया उसमें 8 महिला पुजारियों की मंदिरों में नियुक्ति की गई है। न केवल महिलाएं बल्कि 4 पुजारी ST, SC वर्ग से हैं और 2 OBC वर्ग से। देवस्थान विभाग ने वसुंधरा सरकार के समय साल 2014 में पुजारी भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। 9 साल बाद इसका नतीजा सितंबर 2022 में जारी हुआ। अप्रैल 2023 में पुजारियों को नियुक्ति पत्र भेजा गया। इसके बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया गया जिसमें इन्हें पूजा पाठ की विधि, मंदिर के कपाट खोलने, भोग लगाने, आरती करने जैसे कर्मकांड सिखाए गए। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इससे पहले पुजारियों की भर्ती 1989 में हुई थी, लेकिन आरक्षित वर्ग को नियुक्तियां पहली बार दी गई हैं। नियुक्ति पाने वाले पुजारी BA, B.Ed, M.Ed और PhD तक की उपाधियां रखते हैं। वहीं कुछ राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में भी भाग ले चुके हैं। राजस्थान सरकार के इस फैसले को गहलोत सरकार के सामाजिक समरसता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय ने इसका विरोध किया है। राजस्थान सरकार को चेता देना चाहता हूं कि हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित हैं, हमारे हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। जो सनातन धर्मावलंबी हैं यानी सब हिंदू जो है उनको साफ तौर से ये पता है, अन्य जातियों को भी ये पता है कि ब्राह्मणों के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वे जो देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना करेंगे, मंदिरों के अंदर सेवा पूजा करेंगे। तो साफ तौर से ये ब्राह्मणों का ही कर्तव्य है, ब्राह्मणों का ही फर्ज है और उन्हीं के पास सभी अधिकार जो है पुराने समय से, पुरातन काल से, सनातन धर्म से उनके पास ही सुरक्षित है। यानी ब्राह्मण समाज को इस बात पर आपत्ति है कि राजस्थान सरकार परंपराओं को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन गैर ब्राह्मण समाज इस फैसले का स्वागत कर रहा है और ब्राह्मण समाज को सलाह भी दे रहा है। ब्राह्मण समाज जो इसका विरोध कर रहा है उनको भी ये हिंदू समाज में सुधार का जो कदम उठाया गया है उसका स्वागत करना चाहिए। और अगर आज भी कोई समुदाय इसका विरोध कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो स्थापित कर रहा है कि अभी भी जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव और जाति और वर्ण की जो व्यवस्था है वो पूर्णतः लागू है और संविधान जो अधिकार देता है वंचित वर्गों को, पिछड़े वर्गों को, महिलाओं को, उसको भी लागू नहीं करने दिया जा रहा है, उसका भी विरोध किया जा रहा है। बहरहाल सामाजिक तौर पर इस मसले पर बहस छिड़ी है, लेकिन चुनावी साल में राजस्थान की गहलोत सरकार ने ये फैसला लेकर क्या एक तरह से राजनीतिक दांव खेला है। राजस्थान के जातिगत समीकरण देखें तो राजस्थान की 18% आबादी SC वर्ग से आती है, 14% आबादी ST वर्ग की है, OBC आबादी है 40%, सवर्ण 19% और मुस्लिम आबादी है 9%। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक समीकरण को देखते हुए गहलोत सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं, क्योंकि इस पुजारी भर्ती परीक्षा का नतीजा 9 साल बाद आया है। सरकार चाहती तो नतीजा जारी भी नहीं करती और यदि इसमें कोई राजनीतिक हित नहीं होता तो सरकार बनते ही नतीजा जारी हो सकता था। जानकारों की माने तो ये दांव 2024 में बीजेपी जो दांव चलना चाह रही है उस दांव की काट है। और चलिए अब बात करते हैं अगले चुनाव की, अगले जनरल इलेक्शन की बात करते हैं। 2024 में बीजेपी कौन सा दांव चलने वाली है?
राम मंदिर का शुभारंभ बीजेपी का सबसे बड़ा दांव हो सकता है और इसी के साथ बीजेपी एक बड़ा ऐलान भी कर सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अयोध्या के गलियारों में इसकी चर्चा बेहद तेज है और बीजेपी का ये वो एजेंडा है जिस पर आरएसएस और वीएचपी तेजी से काम कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। भव्य राम मंदिर हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र अगले साल 2024 में बनकर तैयार होने वाला है। जनवरी या फरवरी में पीएम मोदी अयोध्या मंदिर जा सकते हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ साथ एक चर्चा भी बेहद तेजी से चल रही है कि क्या मंदिर के सेवार्थी, जिनमें खाना बनाने वाले रसोइये और मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी दलित समाज से हो सकते हैं। चर्चा के आधार के दो उदाहरण हैं। 5 अगस्त 2020 में हुई श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के बाद सबसे पहला प्रसाद एक दलित महावीर परिवार के घर पर गया था, जिनके घर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भोजन भी किया था। दूसरा, राम मंदिर को बनाने के लिए भी सबसे पहली ईंट एक दलित नेता कामेश्वर चौपाल ने ही रखी थी, जो अब राम मंदिर ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से एक है। अब बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? दरअसल ये एजेंडा आरएसएस और वीएचपी का है, जो हिंदू मित्र परिवार योजना और एक मंदिर, एक कुआं, एक श्मशान तभी बनेगा भारत महान की योजना पर भी लगातार काम कर रहे हैं। आरएसएस और वीएचपी का मानना है कि सारे हिंदू एक हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना आते हों। आज भी अधिकांश जो गौरक्षा के काम हैं या धर्म की रक्षा के काम हैं, वो हमारे SC ST समुदाय के लोग करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने एक बीड़ा उठाया है कि हम किसी भी कीमत पर ये जो मीम और भीम का राजनीतिक नारा दे करके लोग दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, हमारे ऐसे बंधुओं को हिंदू समाज से काटने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू अलग है और दलित अलग है। ये इस थ्योरी को पूरी तरह से समाप्त करना है। यानी वीएचपी 1969 से ही सामाजिक समरसता पर काम कर रहा है। पिछले साल यूपी के चुनाव में बीजेपी को मिली कामयाबी इस बात की तरफ इशारा करती है कि दलित वोट, जो कि बीएसपी के पाले में था, उसने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और वो ही सत्ता पर काबिज होता है जो यूपी की सीटें जीतता है। अब यदि बीजेपी राम मंदिर के पुजारी की नियुक्ति को लेकर कोई बड़ा फैसला लेती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। दूसरी तरफ वीएचपी दक्षिण भारत में दलित समाज से आने वाले लोगों को पुजारी बनाने के लिए प्रशिक्षण दे चुका है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खासकर इस तरह के बहुत बड़ी संख्या में लोग निकले। लगभग 2500 की संख्या सिर्फ अकेले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की है। न सिर्फ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, बल्कि लोगों को उसके लिए सिखा भी रहे हैं। घर घर जाकर के लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए वो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसे हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स, ऐसे हजारों की संख्या में पुरोहित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से तैयार किए गए। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की कोशिश है कि सभी हिंदू एक हो जाएं। अब यही वजह है कि कांग्रेस के नेता भी इसी राह पर हैं। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां भूपेश बघेल सरकार राम वनगमन पथ करीब तैयार कर चुकी है, तो राजस्थान में दलित पुजारियों की नियुक्ति का मसला, यानी भले ही राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से ही क्यों ना हो, कांग्रेस नेता भी बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। 93 साल पहले यानी 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह हुआ था और ये सत्याग्रह 5 सालों तक यानी 1935 तक चला। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित कालीराम मंदिर में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर दलितों को एंट्री दिलवाना चाहते थे। उन्होंने सवाल किया था कि ईश्वर अगर सबके हैं तो उनके मंदिर में कुछ लोगों को ही प्रवेश क्यों दिया जाता है। 5 साल तक सत्याग्रह चलने के बाद भी दलितों को इस मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाया था, एंट्री नहीं मिली थी और इसी के बाद बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ने का बड़ा फैसला ले लिया था। 93 साल बाद बाबा साहब ये देखकर इतना तो सुकून महसूस कर ही रहे होंगे कि जिस संविधान को उन्होंने तैयार किया वो संविधान कम से कम उस शोषित वर्ग को अधिकार दे रहा है जिसके वो हकदार हैं। ये बात दूसरी है कि ये सब भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही
किया जा रहा है। राजनीतिक दलों ने साहसिक कदम उठाने शुरू किए हैं, मगर अभी भी इस पर बहुत काम करना बाकी है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से लेते हैं। द सूत्र ने ही इस खबर को पहले ब्रेक किया था कि छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले में कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर में से जो 2 धाराएं हटाई थी, उसके बाद भोपाल के स्पेशल कोर्ट में इनकम टैक्स ने एक परिवाद दायर किया और रायपुर में चल रहे इस केस में अब इस परिवार को शामिल कर लिया गया है। साथ ही ईडी अब उस कैरेक्टर को भी सामने लेकर आ गई है जो इस केस की अहम कड़ी है। इस कारोबारी का नाम है निखिल चंद्राकर, जो कोयला घोटाले में जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी का एकदम निकट का प्रमुख सहयोगी रहा है। अब कर्नाटक से मिले झटके के बाद ईडी ने कैसे इस केस को मजबूत कर आरोपियों को झटका दिया है, देखिए रायपुर से हमारे संवाददाता याज्ञवल्क मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। 20 जून रात 8 बजे रायपुर में ईडी की स्पेशल कोर्ट खुलवाई गई, क्योंकि ईडी को एक ऐसे शख्स को कोर्ट के सामने पेश करना था जो कोयला घोटाले का अहम किरदार माना जा रहा है। नाम है निखिल चंद्राकर। निखिल वो शख्स है जो कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी का प्रमुख सहयोगी रहा है और ईडी के वकील के मुताबिक निखिल चंद्राकर ही 500 करोड़ रुपयों का हिसाब किताब रखता था। उसका सबसे बड़ा रोल था 540 करोड़ का स्कैम हमने प्रोजेक्ट किया, जिसमें 200 करोड़ का जो पैसा था लेन देन इधर उधर हेर फेर करने का और उसको फैसिलिटेट करने का पूरा जो काम था इस निखिल चंद्राकर ने किया था सूर्यकांत तिवारी के कहने पर। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट मैटर और प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट बिफोर द आईटी है, जो कि पेश किया है उन्होंने भोपाल के जिला न्यायालय के सामने। अब आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि निखिल चंद्राकर को ईडी ने सबसे पहले हिरासत में लिया था और सूत्र बताते हैं कि निखिल ही वो शख्स था जो डायरी में लिखे हिसाब किताब को कोड में लिखता था। पूछताछ कर ईडी ने निखिल चंद्राकर को छोड़ दिया था। इसके बाद निखिल गायब हो गया और उसके गायब होने को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए थे। जैसे ही कर्नाटक में एफआईआर की धाराएं हटी, निखिल की लोकेशन का ईडी को पता लग गया और वो पकड़ा गया। इस दौरान कोर्ट रूम में 2 मसलों पर बहस हुई। पहला, कर्नाटक में एफआईआर की धाराओं को हटाने को लेकर, जिसमें ईडी के वकील ने दलील पेश की कि कर्नाटक पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं की। जो धाराएं हटाई गईं, उनमें पुलिस ने खात्मा रिपोर्ट पेश नहीं की और इन धाराओं में कोर्ट से आरोपी की जमानत भी नहीं हुई। साथ ही भोपाल में दायर परिवाद को भी ईडी ने अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लिया है। केवल 2 धाराओं पर चार्जशीट पेश करने का मतलब ये नहीं निकलता कि बाकी इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप हो चुका है। विजय मदन लाल चौधरी के केस का हमने उल्लेख भी किया था कि उसमें 3 शब्द दिए गए हैं, डिस्चार्ज, एक्विटल या फिर शेड्यूल ऑफेंस अपास्त कर दिया जाए। ये तीनों में से यहाँ कोई भी चीज़ नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में आज भी शेड्यूल ऑफेंस जिंदा है, हमारी ECIR जिंदा है। साथ ही साथ जो विधिक अधिकारिता पर प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे उसका तो हमने जवाब दिया ही दिया। उनकी तरफ से ऐसा कोई भी दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसे किसी भी दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी नहीं पेश की गई जिससे ये इंगित हो रहा हो कि कर्नाटका पुलिस ने 484 और 120B को ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप कर दिया तो ऐसा उनके किसी दस्तावेज में दिखना था, ऐसा कुछ नहीं था। ये केवल उनका मौखिक तर्क मात्र था। हालांकि इस मसले पर बचाव पक्ष की तरफ से भी दलील दी गई, लेकिन बचाव पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए अब 27 जून तक निखिल को कस्टडी में रखकर पूछताछ की जाएगी। बचाव पक्ष ने उसमें ये तर्क रखा कि अगर माननीय न्यायालय ने संज्ञान जो शेड्यूल ऑफेंस में नहीं लिया है तो ऐसी दशा में उन शेड्यूल ऑफेंस में वो दोषमुक्त, उन्मोचित और अपास कैसे हो सकता है। माननीय न्यायालय ने फिर उसके सबको दोनों को सुनने के उपरांत उसे 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड दी है निखिल चंद्राकर को। बहरहाल नई परिस्थितियों में निखिल चंद्राकर ईडी के लिए इतना अहम क्यों है? भोपाल में जो परिवाद दायर हुआ है उसमें 420 की एक धारा भी इनकम टैक्स की तरफ से जोड़ी गई है। अब निखिल ईडी के सामने ऐसे कौन से राज उगलता है, इसका खुलासा अगली सुनवाई में होगा। तब तक कोयला घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों को राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। हालिया रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष को बैन करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। फिल्म के डायलॉग बदल दिए गए हैं और मुंबई में फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत, डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर और फिल्म की स्टार कास्ट के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि फिल्म रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड ने आखिरकार आपत्तिजनक डायलॉग्स को इजाजत कैसे दी, और ये सवाल उठाया है आनंद सागर की रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल ने।
द सूत्र से खास बातचीत में विक्रम मस्ताल ने कहा है कि जिस तरह से संसद और विधानसभा में भाषा को लेकर गाइडलाइन बनी है, उसी तरह की गाइडलाइन धार्मिक फिल्मों को लेकर क्यों नहीं बनती। साथ ही विक्रम मस्ताल ने कहा कि आदिपुरुष के फिल्म मेकर्स ने भारतीय संस्कृति का दुनिया भर में अपमान किया है, जबकि उनके पास मौका था भगवान राम की छवि को गढ़ने का। पहले स्क्रिप्ट आती है, स्टोरी आती है, स्क्रिप्ट आती है, स्टोरी हम फाइनल करते हैं, फिर स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं, ये डायलॉग्स पे बात करते हैं कि ये डायलॉग ऐसा होगा, फलां किरदार ऐसे आएगा, फिर स्क्रीन प्ले बनता है, एक एक चीज़ बनती है। उसके बाद पूरी टीम सुनती है हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसका लुक क्या होगा, कैसे चलेंगे, हर चीज़ों पे काम होता है। और बहुत लंबा वर्क, इतने बड़े प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो बहुत समय तक आपको इस पर मेहनत करनी पड़ती है। और जनता ने इनने गलती की, उसके बाद जनता ने टीजर ट्रेलर जब गलत लाए ये लोग, तो लोगों ने कहा कि यार आपने क्या दिखा दिया, एक साल ये पीछे चले गए, हमें एक साल का मौका दिया, हम एक साल के बाद भी आप वैसे ही आ रहे हो। और रही सेंसर बोर्ड की बात, मुझे सेंसर बोर्ड को ये लगता है कि जहाँ वो उनको एक्चुअली काट छाट करना चाहिए, जो नहीं दिखाना चाहिए, वहाँ तो ये उसको रन कर देते हैं, और जहाँ इनको काट छाट करेंगे वहाँ चुप है, मौन है बिल्कुल। इतना सन्नाटा क्यों है, शांत क्यों है? अगर आप चुप हैं तो मूक दर्शक बनकर भी इस तरह के डायलॉग, इस तरह के संवाद, इस तरह के सीन आप स्वीकार कर रहे हैं। अब भविष्य में हमारे सनातन को क्या ऐसा देखना चाहते हैं? हमारा आधार है, लोग वर्ल्ड से हमारे यहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, हमारे धर्म की इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे जो सिस्टम है, हम साइंटिफिक हैं, पर आप क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ये नहीं कर सकते ना। पता नहीं क्या सेटअप है, मतलब आई डोंट नो कि क्या उनका सेटअप है और क्या देखते हैं और किस तरह से देखते हैं। एक्चुअली तो मुझे सरकार से गुजारिश है कि एक पैरामीटर बनना चाहिए। हम धर्म के विषय में, किसी भी धर्म, किसी मज़हब की बात हो, कि हम ये दिखा सकते हो, ये नहीं दिखा सकते, रूल बनना चाहिए, ये नहीं दिखा सकते हम। आप कोई भी क्रिएटिव फ्रीडम ले लो, आप कुछ ही बनाओ ना, आप कुछ ही बनाओ, पर ये हमारे आधारशिला हैं, हमारे सनातन की, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, ये आधारशिला के ऊपर हम आघात नहीं करवाएंगे, ये हमारे हैं, इस पे फिल्म नहीं आना चाहिए। हम पीके बनती, लोग कहते पीके पे लोगों ने विरोध किया, बाद में नहीं किया, ये किया, तो ये घटनाक्रम होने के बाद आप क्यों विरोध कर रहे हो? आप पहले ही सिस्टम बना दो ना। सरकार तो पावरफुल है, वो सिस्टम बना सकती है, वो चाहेगी तो क्या उसको रोक नहीं सकती चीज़ को तुरंत? सिस्टम, जब गलतियां हो रही हैं तो गलतियों को फिर से क्यों जन्म दे रहे हैं आप? क्यों दे रहे हैं आप जन्म? आप सिस्टम बना दीजिए सबके लिए कि भाई हमारे राम जी पे ये शब्द कभी यूज़ नहीं हो। आप बनाते हैं ना विधानसभा में कि ये शब्द नहीं यूज़ होंगे, संसद में बनाते हैं ना कि ये शब्द यूज़ नहीं होंगे, तो आप फिल्मों में क्यों नहीं बना सकते? कोई प्राइवेट बोर्ड तो है नहीं, वो सरकारी संस्था है, आपको नियम बनाना चाहिए कि ये सीन नहीं दिखा। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे आप हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकते, आपको ये नहीं दिखा सकते, इतना दिखाओ, इसके आगे नहीं। तो कम से कम प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो नुकसान हो रहा है, जो चीजें आ रही, वो भी रुक जाएंगी। हनुमान जी का किरदार निभाने वाले इस कलाकार मस्ताल से इस पूरी बातचीत को आप द सूत्र के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जल्द ही देख सकेंगे। और अब चलते हैं वर्चुअल दुनिया की सैर पर और देखते हैं सोशल मीडिया पर दिन भर कैसे कैसे मीम्स और वीडियोस की भरमार रही, और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे इतिहास के पन्नों पर दर्ज घटनाओं का ब्यौरा देती रोचक रिपोर्ट। और इन दो खबरों के साथ ही, इन दो पैकेज के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे कल रात को ठीक 8:30 बजे फिर मिलूंगा कुछ बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव इन डेप्थ खबरों के साथ। मेरी आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि कमेंट जरूर कीजिए, लिखिए, जहां भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे द सूत्र को आप देख रहे हैं वहां पे कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए, द सूत्र THESOOTR thesutra.com, इसे विजिट कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाइए। हम लगातार बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे मिलता हूं कल, तब तक के लिए नमस्कार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब ये किसका दुख है जो खत्म नहीं हो रहा? तो सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड से पता चला कि ये दुख कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियों का है, जो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर लाल पीले हुए जा रहे हैं। मोदी अमेरिका में दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से मिले और मस्क ने भारत में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। और यही नहीं, मस्क ने खुद को मोदी जी का फैन भी बताया। इसके मद्देनजर कई तरह के मीम्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर छा गए।
I am a fan of Modi, so I have to say that. I am a fan of Modi, so I have to say that. I am a fan of Modi, so I have to say that. भाई बताओ सीईओ किसको रखे हैं? मैं देखो जैसे आपकी ट्विटर की चिड़िया है, तो उससे मुझे याद आता बड़ा अच्छा ऑप्शन है, एक लड़का है, उससे बढ़िया चिड़िया और तोता और कोई नहीं खेलता है, राहुल जी। मोदी जी ट्विटर है, मीम पेज थोड़ी है, आप राहुल जी को बनवा रहे हो। तो केजरीवाल जी को बना दीजिए सीईओ, ठेका भी दिलवा देंगे। L1 की कमाई पता कितनी है? अग्रवाल हटा के बवाल नहीं चाहिए हमें। पता लगा हमारी ट्विटर की चिड़िया की जगह वो बोले गरुड़ जी की फोटो लगाओ, खैर फोटो से ज्यादा एक और फोटो खींचते हैं। आओ, अभी कहाँ खड़ा होना है? अरे आप मुझे राइट में खड़ा होने दीजिए, राइट विंग, आप लेफ्ट में जाओ। वैसे भी अनुराग कश्यप से शक्ल मिलती है आपकी लेफ्टिस्ट। ये देखो, ये आप मुझे दो, देखो, लो। I don't have to take it. You don't have to. तो आप मुझे नाम क्यों बुलाना बुला लो? मैं पकड़ूंगा ही नहीं उसकी। Sorry. करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी का गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। प्रधानमंत्री ये इकलौते शायद प्रधानमंत्री हैं जो पूरा कार्यकाल बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनके बीत गया, और आपको भी चाहत रही कि एक बार वो समय दें। अगर वो आप समय मिलता तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? यही कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? Somebody, what is your name? They said, just like a music rhythm. They said, coo. The people name, they said, kaku. It is just like a music rhythm. Kaku. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतिहास में यूं तो रोजाना कोई ना कोई बड़ी घटना दर्ज होती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी भी देश का भविष्य तय करती हैं। ऐसी ही एक घटना 22 जून 1939 को हुई थी, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद नेताजी ने कांग्रेस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव रखी। इतिहास बताता है कि नेताजी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसलिए की थी कि कमजोर लोगों को आगे लाया जा सके, उन्हें सशक्त बनाया जा सके और देश के विकास और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। और इसका गठन करने से पहले नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा देकर आजाद हिंद फौज बनाने की भी घोषणा की। इंग्लैंड के खिलाफ फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फुटबॉलर में हैंड ऑफ गॉड नाम से दर्ज किया गया। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।